देखिए, बांग्लादेश के हालात के बाद यूं तो कई सवाल और कई चिंताएं सामने खड़ी हुई हैं, लेकिन ये जो चिंता है ये बहुत बड़ी चिंता है। मैंने कल भी शो के दौरान जिक्र किया था कि ये आज की बात नहीं है। वहाँ पर माइनॉरिटीज़ यानी वहाँ पर जो हिंदू रहते हैं या गैर मुस्लिम रहते हैं उन पर जिस तरह के हमले हुए हैं, पहले भी होते रहे हैं, वो बड़ा चिंता का विषय रहा है। और अब जब बदले हुए हालात हैं तो यहाँ पर हिंदू खतरे में दिखाई दे रहे हैं। आप कई वीडियोस देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर, ये वीडियोस खूब वायरल हो रहे हैं। कुछ पुराने भी हो सकते हैं, कुछ नहीं, इनको लेकर कई बहस चलती, लेकिन एक बात तय है कि यहाँ पर हिंदू खतरे में है। इसकी बहुत बड़ी वजह है, उस वजह को समझने की कोशिश करेंगे। भारत का स्टैंड इस पर क्या है ये भी आपको बताएंगे। कई मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे। विकास की राह पर चल रहे बांग्लादेश को कट्टरपंथियों ने गृह युद्ध में झोंक दिया। पाकिस्तान परस्त प्रदर्शनकारियों को अपने मन माफिक कार्रवाई करने का मौका मिल गया। शेख हसीना के इस्तीफा देने के बाद स्थिति और बदतर हुई है। जहां कई हिंदू मंदिरों को आग के हवाले किया गया, वहीं हिंदुओं पर भी जुल्म सितम ढाए जा रहे हैं। मतलब खतरे में है बांग्लादेशी हिंदू। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि पूरे मामले पर हम नजर बनाए हुए हैं, निगरानी रखी जा रही है। इस मुद्दे पर पैनल के साथ बात करें उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। न जाने बांग्लादेश के विकास की उड़ान को किसकी नजर लगी और कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश का हाल वही कर डाला जो पाकिस्तान का हो रहा है। बांग्लादेश राजनीतिक संकट से जूझ रहा है। हिंदुओं पर अत्याचार बदस्तूर जारी है। मंदिरों में तोड़फोड़ हो रही है। फिलहाल वहां के हालात पर भारत सरकार भी अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बांग्लादेश के हालात पर संसद में बयान दिया और भारत का रुख स्पष्ट किया। विदेश मंत्री ने कहा कि बांग्लादेश में लोग सड़कों पर हैं और वहां अल्पसंख्यक समुदाय हिंदुओं को निशाना बनाया गया है। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों की स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है। In terms of our diplomatic presence, in addition to the High Commission in Dhaka, we have assistant High Commissions in Chittagong, Rajshahi, Khulna and Sylhet. It is our expectation that the host government will provide the required security protection for these establishments. गौरतलब है कि सोमवार को प्रदर्शनकारियों ने देश भर में 4 हिंदू मंदिरों को नुकसान पहुंचाया। बांग्लादेश में बढ़ती अशांति के मद्देनजर खुलना डिवीजन में स्थित मेहरपुर में एक इस्कॉन केंद्र को आग लगा दी गई। इस घटना में भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा देवी के पवित्र देवताओं सहित मंदिर को नष्ट कर दिया गया। फिलहाल विदेश मंत्री एस जयशंकर का कहना है कि बांग्लादेश में करीब 20,000 भारतीय नागरिक थे। इनमें करीब 8,000 भारतीय वापस आ गए हैं। एस जयशंकर ने कहा कि हमारी सरकार बांग्लादेश में उत्पन्न स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है। We are in close and continuous touch with the Indian community in Bangladesh through our diplomatic missions. There are an estimated 19,000 Indian nationals there, of which about 9,000 are students. The bulk of the students, however, have already returned to India in the month of July on the advice of the High Commission. आपको बता दें कि बांग्लादेश में लगातार हिंदू आबादी की कमी हुई है। आंकड़ों पर नजर डालें तो बांग्लादेश की आबादी में हिंदू लगभग 8% है। बांग्लादेश में करीब 1 करोड़ 30 लाख हिंदू हैं। 1974 में 13.5% हिंदू थे। 1981 में यह आंकड़ा घटकर 12.1% रह गया। वहीं 2001 में 9.3% हिंदू रह गए। 2011 में 8.54% हिंदू, वहीं 2022 में 7.95% हिंदू रह गए। जाहिर है बांग्लादेश की स्थिति बेहद खतरनाक है। शांति बहाली नहीं हुई तो ये बद से बदतर हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो इस पर बात करेंगे। कई मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे। अनिरुद्ध प्रताप सिंह जो बीजेपी प्रवक्ता हैं वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अनिरुद्ध जी, आपका स्वागत करता हूं। और ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर मेरे साथ बने रहेंगे। इस मुद्दे पर कई बार हमने उनसे बातचीत की और कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं। सर, आपका भी मैं स्वागत करता हूँ भारत एक्सप्रेस के स्टूडियो में। पहले तो हम एस जयशंकर साहब को सुन चुके हैं। हालांकि उन्होंने यहाँ पर भारतीयों की बात की है, जो भारतीय हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनकी बात की जा रही है। लेकिन एक बड़ी चिंता का विषय है जिस तरह मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। और हम जानते हैं कि बांग्लादेश में अभी जब तक शेख हसीना थी, क्योंकि ये माना जाता है कि थोड़ा लिबरल उनकी सोच रही है, तो वहाँ पर कुछ चीज़ें कंट्रोल रही हैं। अब जिस तरह के कट्टरपंथियों की पकड़ यहाँ पर मजबूत हुई है, उससे यहाँ के अल्पसंख्यकों के लिए चिंता गहरा गई है। और ये चिंता का विषय आज का नहीं है, भारत के लिए
बड़ा पुराना चिंता का विषय है। आपको याद होगा कि पहले भी ये मुद्दा उठ चुका है और फिर उसके बाद हमने देखा कि शरणार्थियों को किस तरीके से हम यहाँ पर जगह मुहैया कराएं या रिफ्यूजीज़ के लिए क्या कुछ करें, ख़ासतौर पर जो गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं आसपास के देशों के, उनको लेकर बड़ी बहस होती रही है। सर ये बताइए मुझे कि ये एक बड़ी चिंता का विषय हमेशा रहता है, ख़ासतौर पर जब कट्टरपंथी ताकतें किसी भी देश में इस तरीके से मजबूत होती हैं। यहाँ के हालात हमने देखा है कि बहुत तेज़ी से हिंदुओं की तादाद या माइनॉरिटीज़ की तादाद बड़ी तेज़ी से कम हुई है और लगातार ये देख रहे हैं हम कि कम होती ही चली जा रही है। तो आप मुझे ये बताएं कि वर्तमान हालात में यहाँ पर जो अल्पसंख्यक हैं बांग्लादेश के यानी हिंदू हैं, वो कितने खतरे में हैं और इनको लेकर भारत किस तरह के कदम उठा सकता है? बांग्लादेश से जहाँ तक हिंदुओं के ऊपर हमले की बात है, बहुत ही भयंकर और दुखदाई खबर आ रही है। हिंदुओं के घरों पर हमले हो रहे हैं, शायद महिलाओं को और बच्चियों को भी खतरा हो। बड़े दुख की बात है कि जब तक शेख हसीना थी तब तक तो वहाँ हिंदू अपने को कुछ हद तक सेफ महसूस करते थे, लेकिन अब जब कट्टरपंथी हैं, जमात इस्लामी जैसी पार्टियाँ जो हैं वो अपने को राजनीतिक पटल पर ऊपर की तरफ ले आई हैं, तो वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो चरमरा गई है, पुलिस टूट गई है और आर्मी भी शायद कंट्रोल करने में फ़िलहाल फेल हो रही है। अगर हिंदुओं पर इस तरह से हमले होते रहे, जैसे कि खबरें जैसोर से आ रही है, खुलना से आ रही है, चट्टग्राम से आ रही है, अगर हिंदुओं पर ऐसे हमले होते रहे तो भारत सरकार ने नज़र रखी हुई है, लेकिन फ़िलहाल भारत सरकार ने अभी तक ये मेंटेन किया हुआ है कि ये बांग्लादेश का अंदरूनी मामला है। ऐसी हालत में अगर बांग्लादेश की आर्मी जल्दी से आज शाम तक, आज रात तक या कल सुबह तक अगर सिचुएशन को कंट्रोल में नहीं लाती है तो शायद कल परसों तक हम देखेंगे कि बड़ी संख्या में बांग्लादेश से हिंदुओं का पलायन भारत की तरफ हो रहा है। बांग्लादेश में जो हिंदू हैं उनको हमेशा ऐसे देखा गया कि वो अवामी लीग के सपोर्टर्स हैं, शेख हसीना के सपोर्टर्स हैं, और चाहे बीएनपी हो या जमात हो, जमात इस्लामी या दूसरी कट्टरपंथी पार्टियां हों, उन्होंने हमेशा हिंदू वोट बैंक को अपने से दूर पाया। तो शायद उनको एक उनके मन में एक शायद कटु भावना थी हिंदुओं के लिए, जो कि अब वो अभिव्यक्ति दे रहे हैं। जी, तो ये एक तरीके से खतरे की घंटी है और भारत क्या कर सकता है, तो बहुत खैर बहुत बड़ा सवाल है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। अजय वर्मा जी जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं वो भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी आपका भी स्वागत करता हूं। अनिरुद्ध जी आपकी बात अधूरी रह गई थी, मैं चाहूँगा कि आप अपनी बात को पूरा करें। प्रवीण जी, जो ये स्थिति है ये खतरनाक स्थिति तो है, क्योंकि बांग्लादेश हम लोगों का पड़ोसी देश है और लगभग जून से वहां पे स्थितियां बहुत ही ऐसी अराजक सी लग रही थी, इसलिए। और वहां की पार्टियों के बीच में सबसे बड़ा कंट्राडिक्ट ये है कि वहां की पार्टियों के बीच में बड़ा गहरा मतभेद है, जैसे कि ऐसी स्थितियों को निपटने के लिए एक दूसरे को मार काट करने की स्थिति में रहते हैं। लेकिन जो अभी वर्तमान स्थिति यह है कि सरकार ने नजर बना के रखी हुई है। लगभग 19,000 के आसपास वहां पे बांग्लादेश में भारतीय थी, लगभग 6-7 हजार भारतीय वापस आ चुके हैं, 12-13 हजार भारतीय अभी हैं वहां पे। और जो वहां का उच्चायोग है वो लोग सुरक्षित है और यहाँ का एक हाई कमीशन उन पे नजर बना के रखे हुए है। एक बात ये है। दूसरी बात ये है कि हम लोग ये चाहते, करंट गवर्नमेंट ये चाहती, मोदी सरकार ये चाहती है, क्योंकि हम डायरेक्टली इंटरवीन तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये चाहती कि कितनी जल्दी वहां की स्थितियां सुधरें और अल्पसंख्यकों के साथ जो मारपीट और जो उनकी हत्याएं की जा रही हैं वो ना हो वहां के, क्योंकि वहां पे अल्पसंख्यक वैसे घटते घटते 32% से 8% पे आ गए थे। कहीं कन्वर्जन हुआ, कहीं मारा पीटा गया, कहीं पे क्या हुआ, लेकिन अब आगे उनके साथ में इस तरीके से घटनाएं जो अभी की स्थिति बनी हुई ना हो, ऐसी अपील आपके चैनल के माध्यम से किया जा रहा है। लेकिन जो है, और यहाँ पे सेनाएं जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज हैं बिल्कुल कड़ी निगरानी बना के रखी हो, कोई फालतू के लोग ना घुस के चले आए इस तरीके से। जी, मैं दर्शकों को यह भी बताना चाहूंगा कि ये एक बड़ा सवाल होता है कि भाई भारत क्या कर सकता है, इसमें भारत का स्टैंड क्या हो सकता है। तो इंटरिम गवर्नमेंट जो वहां की है उनसे बात करके सुरक्षा को जो है सुनिश्चित किया जाएगा यहाँ पर जो अल्पसंख्यक हैं, इस तरह की बात भी सामने आ रही है। हालांकि ये बड़ा गंभीर प्रश्न है। अजय जी, मैं बड़ी देर से इंतजार कर रहा था कि कांग्रेस का एग्जैक्ट स्टैंड क्या है शेख हसीना के भारत में होने पर, बांग्लादेश की जो भी परिस्थितियां चल रही हैं उनको लेकर कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड क्या है, वो थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, किसी भी कंट्री में जैसा बांग्लादेश में होता है, दुखद तो होता ही है, ये लोकतंत्र पर कुठाराघात होता है, वो कंट्री कोई भी हो। अगर एक आप सामान्य बात सुनेंगे, करीब चूंकि 17.5 करोड़ की आबादी का बांग्लादेश और 1 करोड़ 30 लाख या 32 लाख के आसपास हिंदू हैं वहाँ,
और अक्सर चर्चाएं चलती रहती हैं। हालांकि प्रधानमंत्री गए थे वहां, उनको बंग बंधु सम्मान मिला था और रेड कारपेट मिला था। अब चूंकि ये हाईकमान की पॉलिसी है, देश की सरकार जो इस पॉलिसी को तय करेगी, हमारे नेताओं की राय ये है कि भाई इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के मामले में जब कहीं बिल्कुल ही देश हित की या किसी चीज की कोई बात खराब हो रही हो तो ठीक है, वरना सरकार बेहतर पॉलिसी जो अपनी चीजें करेंगी, कांग्रेस पार्टी उसका इंतजार कर रही है कि भाई सरकार इसको क्या निर्णय चाहती है और क्या वो सर्वदलीय बैठक बुलाकर इस विषय पर बात करना चाहेगी तो हम उसका स्वागत करेंगे जी। हमारा ये वो है कि अगर बुलाते हैं तो ठीक है, नहीं नहीं, बुलाते हैं सर्वदलीय तो बैठक तो करना- हुई है, उसमें तो आपके नेताओं को भी बुलाया गया, सबके साथ में बातचीत हुई है। नहीं, उस विषय पे अभी एक आगे के लिए उसको डेट दे दी गई है कि भाई इस पे निर्णय करेंगे, अभी सबके विचार करके रख लिया गया। जी इसको ये माना जा रहा है डॉक्टर प्रवीण साहब कि चूंकि नेवर्स कंट्री, अब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आप आ जाओ, आपके आसपास नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश। अब हम पहले हमारी जो अफगानिस्तान आ जाइए तो अफगानिस्तान में तालिबान का राज है। पाकिस्तान से जग जाहिर है कि हमारे संबंध दुश्मन कंट्री है। नेपाल पे अभी वो फिर दोबारा से ओली साहब आ गए तो चाइना का प्रभुत्व आगे बढ़ गया। श्रीलंका का आपने देखा ही था कि किस तरह से चाइना ने अपने पैर पसार रखे हैं। अब बांग्लादेश में भी जो 6 मैन इसको सरकार को गिराने में रहे, तो एक तो पाकिस्तान ISI एजेंट का जो चीफ है और पाकिस्तान आर्मी चीफ शी जिनपिंग साहब, जो अनुमान लगाया जा रहा है एक बांग्लादेश के आर्मी प्रमुख 4 और एक खालिद जिया जो वहाँ की एक्स वो थी और एक वहाँ के जमायत इस्लाम 6 लोगों का इसमें महत्वपूर्ण जो है जो विचार चर्चा चल रही है और हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो हम कहीं ना कहीं ये देखिए कि हम 2014 से पहले जो हमारी अड़ोस पड़ोस की कंट्री थी उसकी पोजीशन हमारी क्या थी, हमारी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या कहती थी, अब क्या है। कुल मिलाकर हम 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए हैं, कुल कह रहे हैं कि हम बन रहे हैं और 500 ट्रिलियन की हम कह रहे थे कि हम 5 ट्रिलियन बन जाएंगे, अभी 3 ट्रिलियन पे ही पहुंचे हैं। तो प्रधानमंत्री को हमें उम्मीद है कि देश हित में या भारत के हित में या किस हित में वो कैसे निर्णय लेंगे, उसके बाद अपना हम निर्णय बताएंगे। मैं आपका पॉइंट समझ गया। आपका कहने का मतलब ये है कि हाल के दिनों में हमारे पड़ोसी मुल्कों के साथ में रिश्ते जो हैं वो कमजोर हुए हैं, या हमारी स्थिति ऐसी हो गई है कि हम आसपास जो है ऐसी सरकारों से घिरे हुए हैं, या हमारे पड़ोसी मुल्कों में ऐसी सरकारें जो हमारे हित में नहीं है। ये हालात हाल के दिनों में बने, ये आप बात कहना चाहते हैं। अनिरुद्ध जी, आपका कमेंट चाहूंगा, फिर ग्रुप कैप्टन UK देवनाथ भी इस पर अपनी बात रखेंगे। लेकिन ये बात सही है कि चाइना की कॉन्स्पिरेसी कह लीजिए, जियोपॉलिटिकल सिनेरियो कह लीजिए, ये स्थितियां कुछ ऐसी बनी हैं कि हमारे इर्द गिर्द हम देख रहे हैं कि प्रो चाइना सरकारें, मालदीव का जिक्र अजय जी ने नहीं किया, मैं उसको भी जोड़ देता हूं, सारी की सारी जो सरकारें हम देखते हैं आसपास में हमारी बॉर्डर्स पर, ये एक असुरक्षा का माहौल है। ऐसे हालात क्यों बन रहे हैं और भारत सरकार के स्टैंड को यहां पर कैसे लिया जाए? प्रवीण जी, 2000 अब मैं खैर आज का दिन ऐसे डिबेट का नहीं था कि 2014 के पहले की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या थी और 2014 के बाद की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या है। मुझे लगता है 2014 के पहले भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स सही रही होगी कि ताकि क्या कहते हैं पाकिस्तान के लोग घुस के मारते थे, हम जवाब नहीं दे पाते थे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज ये चर्चा का विषय है और ये उचित फोरम है अभी की ये चर्चा किया। अभी सबसे ज्यादा ये होना चाहिए कि बांग्लादेश के अंदर जो अल्पसंख्यक हैं उनको सुरक्षित कैसे रखा जाए, वहां पे जो फंसे हुए भारतीय, बचे हुए भारतीय अभी वहां पे हैं, उनको सुरक्षित कैसे निकाला जाए। 2 चीज। तीसरी चीज ये है कि बांग्लादेश से गैर कानूनी गतिविधि के माध्यम से यहाँ पे आवागमन न स्टार्ट हो जाए, कि वहां से इस तरीके से लोग आना शुरू हो जाए। तो इन 2-3 चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखना अभी सबसे बड़ी प्राथमिकता यही है। 2014 की पहले की पॉलिटिक्स और 2014 की बाद की इंटरनेशनल रिलेशन और पॉलिटिक्स, इसका डिस्कस। दूसरी चीज ये है कि एंटायर वर्ल्ड में हमेशा, चाहे आज US को ले लीजिए, चाहे आप रशिया को लीजिए, चाहे चाइना को लीजिए, चाहे भारत, हर जो अब कई चीजें होती जो टीवी डिबेट पे, टीवी डिस्कोर्स में नहीं आते हैं, डिबेट डिस्कोर्स में, वो अगल बगल कुछ ना कुछ होता ही रहता है, चलता ही रहता है, वो छोटे छोटे उसमें कुछ ना कुछ होता रहता है। तो ये सारी चीजें, कहीं अगर तिब्बत के साथ चाइना का पंगा होता है, या साउथ कोरिया का उधर हो गया, वियतनाम के साथ हो गया, ताइवान के साथ हो गया, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो कई चीजें ऐसी हो जो टीवी डिबेट पे डिस्कस नहीं किया जाता। लेकिन अभी की प्राथमिकता सिर्फ 3 है।
एक वहां जो अल्पसंख्यक हैं वो सुरक्षित कैसे रहें, जो भारतीय फंसे उनको कैसे, जो बचे हुए भारतीय उनको कैसे लाया जाए, और अवैध घुसपैठ ना हो पाए भारत के अंदर, इसलिए सीमाएं सील अच्छे ढंग से रहें। तो इन तीन चीजों पे और भारत के सर्वदलीय बैठक में सारे विपक्षियों से यह उम्मीद रहे कि भारत सरकार के साथ ऐसी परिस्थिति में खड़े रहें, जो कि उम्मीद है कि साथ में खड़े रहेंगे। जी, एक और महत्वपूर्ण बात जो जहन में आती है वो ये कि मैं देख रहा हूं कि साइलेंटली ही सही, ये भी बात सही है, आपका कहना सही है कि अभी समय इतना संवेदनशील है कि बहुत सारे मुद्दों को नहीं उठाया जा सकता, लेकिन मैं भारतीय सोशल मीडिया पर भी देख रहा हूं कि जो है हम देख रहे हैं कि किस तरह शेख हसीना के खिलाफ भी बहुत सारी चीजें चल रही हैं। यानी एक सेंटिमेंट, जब भी हिंदू मुस्लिम की बात आती है तो भारत की राजनीति में एक स्टैंड यहां पर दो धड़ों का देखने को मिलता है। इसका बहुत सीधा सीधा असर पड़ रहा है, ये तो आप मानेंगे। प्रवीण जी, अभी कैप्टन साहब बैठे हैं, इनसे पूछिएगा कि भारत के अंदर जितना इनको बाहर के दुश्मनों से लड़ना होता है ना, उतना ही ज्यादा यहाँ पे लड़ना होता है। क्योंकि आपको अगर क्रोनोलॉजी समझना है तो आप क्रोनोलॉजी समझिए, बांग्लादेश की क्रोनोलॉजी आता हूं अजय जी। मैं वही कह रहा हूं कि आज का डिबेट इस पॉइंट पे नहीं होना चाहिए, अदरवाइज क्या है, डिबेट का डिस्कोर्स कहीं और चला जाएगा हर जगह पे, क्योंकि वो लोग चाहते यही है कि हम आपस में इस डिस्कोर्स पे जाएं कि किस आप देखिए सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है कि शेख हसीना ऐसी थी वैसी। अरे भाई, लोकतंत्र की सरकार थी, चुनी हुई सरकार थी, भारत में चुनी हुई सरकारें रही हैं, चाहे कांग्रेस की रही चाहे बीजेपी की रही। हम लोग खूब पार्लियामेंट में लड़ते हैं, डिबेट में लड़ते हैं, कोई ये थोड़ो कहते हैं कि दूसरे घर कब्जा कर लेते हैं। भाई आते हैं डिबेट में, मैं अजय जी खूब लड़ाई करेंगे, लेकिन इसका मतलब थोड़ा घर कब्जा करने लग जाएंगे, पार्लियामेंट में खूब लड़ाई करेंगे। रीजन क्या है कि वहां पे जिस तरीके से अतिवाद फैला हुआ है, जिस तरीके से कहना नहीं चाहिए कि जो वामपंथ का वहां पे है, चाइना का, इन सब चीजों का, तो आज वो अगर उस डिबेट में जाएंगे तो सोशल मीडिया पे जो लोग इस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, काफी लोग चाहते हैं कि डिबेट का डिस्कशन उसी तरीके से जाए कि तानाशाह है, डिक्टेटर है, यहां भी उस तरीके से होना चाहिए। आप कई आंदोलन का रूप यहां देख चुके हैं कहीं ना कहीं उस तरीके से करने के लिए। और विदेश में भाई सोरोस ने क्या कहा था, कहना नहीं चाहिए, सोरोस ने क्या कहा, अगर भारत में मोदी सरकार हट जाती तो मैं $1 बिलियन यहां खर्चा करने के लिए तैयार है। वो लोग मतलब ऐसी सरकारें नहीं चाहती हैं जो राष्ट्र हित में काम करेंगे। हाँ, पर हमारी चर्चा का विषय यही है, हमारे लिए चिंताजनक स्थिति है ना, जब इतने सारे दुश्मन हैं, इस तरह की साजिशें हो रही हैं, तो ये एक चिंतन का विषय है। हाँ अजय जी आप बोलिए, मैं तब फिर देवनाथ जी के पास जाता हूँ। जी, सोरोस तो बहुत दूर की बात है, सारी बात आप कह भी देंगे और देश में ठेकेदार भी बन जाएंगे। 2014 के बाद जो देश की सोशल फैब्रिक खत्म आई है, सारी इंटरनेशनल उठाइए रिकॉर्ड्स कि 70 साल में इस देश की सोशल फैब्रिक इतनी खत्म नहीं हुई जो 14 के बाद खत्म हुई और 24 तक। और जॉर्ज सोरोस तो छोड़ दीजिए, नुपुर शर्मा ने क्या कहा था जब 57 मुस्लिम कंट्रियां आपके खिलाफ आके आपके सिर पे चढ़ गई, आपने माफी मांग के उसको गायब कर दिया। तो आपने घर में पाल रखे हैं आपने लोग, उन पे कोई चर्चा नहीं करेंगे, आरोप लगाने के लिए सोरोस का नाम ले देंगे और कह देंगे कि नहीं साहब देश में ये हालात है। अरे भाई वहां से छात्रों को बचाने, हिंदुओं को मुझे लगता है अजय जी ये विषयांतर हो जाएगा। छात्रों को जी बोलिए। हिंदुओं को बचाने के लिए अमेरिका और यूएसए और ब्रिटेन की सरकारें कोई जाएंगी? देश के राजा हैं, प्रधानमंत्री हैं, यही तो जाएंगे या विपक्ष के लोग जाएंगे इस काम के लिए? सरकार साधन है, संपन्न है, आपकी सरकार है, आप जाइए, बचाइए उन्हें, लाइए। आप ही तो धर्म के ठेकेदार हैं, आप इन सब के ठेकेदार हैं। लेकिन चूंकि हम ये चीजें इसलिए इस पे चर्चा नहीं कर रहे कि माहौल बिल्कुल अलाउ नहीं करता। लेकिन शुरुआत ये सोरेस का नाम लेंगे, थोड़ी देर बाद ये फिर आ जाएंगे महात्मा गांधी और गॉडसे और भारत और उस पर, तो ये उचित नहीं है। आप सुनिए, सच तो जैसा है वैसा ही नजर आएगा। आप आईना बदलते हैं, बदलते रहिए। तो इसलिए दूसरा शेर और सुन लीजिए कि दिखाऊंगा दाग चेहरों के, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरों के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। मेरे भाई अनिरुद्ध जी, देश की सरकार है, बांग्लादेश से आपके संबंध और ये बात सही है कि एक इतना संवेदनशील मुद्दा है ना कि इस पर कई चीजें सोचकर, लेकिन देवनाथ जी क्योंकि आप आर्मी का हिस्सा रहे हैं, आप इस पर ज्यादा प्रकाश डाल पाएंगे। एक अजय जी ने एक पॉइंट दे दिया यहाँ पर, उन्होंने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है, वहां पर अल्पसंख्यकों की चिंता है, उनको बचा कर ले आना चाहिए। ये कितना फिजिबल दिखाई देता है। हालांकि हमने ऐसे कई मिशंस चलाए हैं, लेकिन दो अलग अलग चीजें हैं। वहां रहने वाले भारतीयों को लाना एक अलग बात है, जो छात्र हैं, भारतीय मूल के लोग हैं वहां पर, और वहां के हिंदू जो बांग्लादेश के नागरिक हैं उनको बचाना, ये बिल्कुल दूसरी बात होती है। कितना फिजिबल लगता है। और संजीव श्रीवास्तव भी जुड़ गए हैं मेरे साथ। संजीव जी आपका भी स्वागत करता हूं। जी देवनाथ जी आप अपनी मामला जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन का है। फिलहाल बीएसएफ को क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं कि अगर भारतीय पासपोर्ट होल्डर
बांग्लादेश से भारत की तरफ आ रहा है तो उसे अंदर आने दिया जाएगा। ये समझना पड़ेगा कि बांग्लादेश में जो हिंदू हैं बड़ी तादाद में हैं, 1,30,00,000 संख्या बताई जा रही है। इनमें से भी कुछ हिंदू शायद कल परसों तक भय के माहौल में भारत की तरफ पलायन करें, तो दूसरी कैटेगरी हो जाती है। तो भारत सरकार को बहुत जल्दी ये सोचना पड़ेगा कि ये जो हिंदू हैं, अगर ये बांग्लादेश से पलायन करके भारत की सीमा के अंदर या पश्चिम बंगाल की सीमा के अंदर घुस रहे हैं तो बीएसएफ के लिए क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। मैं आपको एक थर्ड कैटेगरी भी बता देता हूँ। थर्ड कैटेगरी भी एक आएगी, अवामी लीग के जो कार्यकर्ता हैं, अवामी लीग के जो लीडर्स हैं, उनके घरों को भी, उनके परिवारों को भी तंग किया जा रहा है, उनके घरों पर हमला किया है, उनकी ऑफिसेस तो जलाई दिए गए हैं। तो आप देखेंगे 3-4 दिन के बाद जब दमन चक्र बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो अवामी लीग के जो वहां की आर्मी वो भी आ जाएंगे। छात्रों के खिलाफ साइलेंट रहना तो समझ में आता है, अभी जो हिंसा हो रही है उस पर भी साइलेंस बरकरार रखना ये समझ में नहीं आता। देखिए, बांग्लादेश की आर्मी अगर आप ध्यान से देखें तो उन्होंने पिछले हफ्ते काफ़ी मजबूती से पुलिस की सहायता से कंट्रोल रखने की कोशिश की थी। अब फौज के पास एक ही तरीका है, फाइनली अगर कुछ ना हो तो फाइनली फायरिंग करती है। पिछले हफ्ते अगर आपने देखा होगा करीबन 60 से 70 बांग्लादेशी डेथ हो गए थे बिकॉज ऑफ पुलिस एंड आर्मी फायरिंग। आज और 2 या 3 दिन अगर आप देखें तो पिछले 2 या 3 दिन में 90 या 100 एडिशनल डेथ्स हो गई हैं पुलिस और बांग्लादेश आर्मी की फायरिंग में। आर्मी ने तो खैर फायर ओपन नहीं किया, आर्मी ने तो हाँ। सेना अध्यक्ष ने क्लियर किया था कि हम छात्रों पर लेकिन वहां पर आवामी लीग के जो स्टूडेंट विंग है, ऐसा कहा जा रहा था कथित तौर पर, कई वीडियोस चल रहे थे क्योंकि उनके पास में राइफल्स थी और बंदूकें थी। पुलिस की फायरिंग हुई है कुछ जगहों पर, उसमें लोगों के मारे जाने की खबर आई। तो अगर आप देखें तो एक मेजर जनरल को आज बर्खास्त कर दिया गया है क्योंकि उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने, अब जो नई सरकार आई है या नई केयरटेकर सरकार बन रही है, कि उन्होंने इलीगल तरीके से कई लोगों को मार डाला। तो जो फायरिंग्स हुई हैं उसके बाद बांग्लादेश आर्मी का आकलन ये था, जो कि मैं 24 घंटे पहले की बात है, मतलब विगत 24 घंटे की बात कर रहा हूँ। बांग्लादेश आर्मी का आकलन ये था कि अवामी लीग के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर आकर आर्मी का सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, जबकि विघटनकारी जो तत्व हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं या बीएनपी के कार्यकर्ता हैं, ये सड़कों पर आ गए। तो आर्मी ने अब डिसाइड किया पिछले 24 घंटे में कि और फायरिंग नहीं करेंगे, क्योंकि और फायरिंग करेंगे तो उसके बाद जो नई सरकार बनने ये ज्यादा हो सकता है, डेथ ट्रोल जो है वो बढ़ सकता है, आर्मी पर बहुत सवाल खड़े होंगे। संजीव जी, मैं ब्रेक पर जाऊं उससे पहले, क्योंकि आप अभी चर्चा में जुड़े हैं तो मैं आपका कमेंट जरूर चाहूंगा। हम हिंदुओं की बात करें, जो अल्पसंख्यक हैं वहां पर उन पर एक चिंता जाहिर की जा रही। कांग्रेस के प्रवक्ता नेता ने भी चिंता जाहिर की, बीजेपी तो खैर बोल ही चुकी है, लेकिन आपको लगता है कितना फिजिबल है बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं के बारे में भारत अभी चिंता कर पाए? देखिए, स्थिति काफी चिंताजनक है और वहां पे हिंदू मंदिरों पर, हिंदू परिवारों पर जो हमले हैं वो किए जा रहे हैं। वेंडलिज्म की जो घटनाएं हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। और बांग्लादेश में हमने देखा है कि हाल के वर्षों में जो कट्टरपंथी हैं वो लगातार इसी तरीके की घटनाओं को उन्होंने पहले भी जब कभी भी उन्हें ऐसा मौका मिला अंजाम दिया। हमने दुर्गा पंडालों में जिस तरीके से वहां को उपद्रव, आगजनी वगैरह करने का जो प्रकरण हमने समय समय पर देखा है। तो ये जो पूरी स्थिति है प्रवीण जी, ये पूरे बांग्लादेश के भविष्य के लिए काफी चिंताजनक है। और कट्टरपंथियों का, अतिवादियों का, उग्रवादियों का इस तरीके से प्रभाव बढ़ाना और उनके जो विदेशों में लिंक्स हैं, पाकिस्तान और चाइना में जो लिंक्स हैं, उनके कोलैबोरेशन में, उनके गाइडेंस और सहयोग से ऐसा करना, ये पूरे बांग्लादेश के आने वाले भविष्य को के लिए बेहद चिंता की बात है। भारत के लिए चिंता की बात है। बांग्लादेश में आप जानते हैं कि बड़ी संख्या में जो माइनॉरिटीज हैं, हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं और वो खतरे में निसंदेह, अगर ऐसे ही प्रभाव इनका बढ़ता रहा अतिवादियों का, तो वो आएंगे। तो भारत की सरकार के लिए इसी वजह से ये बेहद आवश्यक है कि बांग्लादेश में जो शांति, सुरक्षा, स्थिरता को बनाने के लिए वहां की सरकार के साथ एंगेजमेंट को बना करके रखते हुए भारत जो भी जो ऐसी कोई
गाइडेंस। थोड़ा और डिटेल में इस पर बात करेंगे। कुछ दशक पहले ही 30% से ज्यादा हिंदू आबादी हुआ करती थी बांग्लादेश में, और वो अब 8% के आसपास या इससे भी कम पर आ गई है। ये तो था ही चिंता, ये तब की बात है जब यहां पर इस तरह के हालात नहीं बने हुए थे। अब इन 8% के बारे में बड़ी चिंता जताई जा रही है। 1 करोड़ से ज्यादा अभी भी यहां पर हिंदू रहते हैं। और देखिए, अगर आप बांग्लादेश के इतिहास को समझेंगे तो यहां पर बांग्ला संस्कृति की रक्षा मुजीबुर रहमान, उन्होंने इसी बात को उठाया था, इसीलिए समर्थन भी हुआ था। और एक्सट्रीमिस्ट पाकिस्तान से अलग बांग्लादेश इसीलिए हो पाया था क्योंकि यहां पर बांग्ला संस्कृति की रक्षा की गई थी। बहुत अलग है, इस्लामिक देश होने के बावजूद यहां पर बंगाल की संस्कृति जो है वो पूरी तरह से हर जगह पर देखने को मिलती है। अजय जी, एक महत्वपूर्ण बात यह भी आती है कि आपका शेख हसीना को लेकर, यानी कांग्रेस का स्टैंड शेख हसीना के भारत में रहने को लेकर क्या है, ये थोड़ा सा स्पष्ट करें। देखिए, मेरा शेख हसीना जी हिंडन एयरबेस पर यहाँ गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है, भारत सरकार की कस्टडी में है। और ये भारत सरकार का निर्णय है। भारत सरकार की हमेशा कोशिश ये रहती है, चाहे पीछे का इतिहास उठा के देखिए, पहले भी शेख हसीना और उनकी बेटी इंडिया में रही थी 5-6 साल। आपको पीछे का अगर पता हो, डॉक्टर प्रीमिड जी, वो आपके पास रिकॉर्ड होगा। जी। बेसिकली तो निर्णय इनका सरकार का है, लेकिन सरकार अगर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जाएगी, चूंकि यूके ने मना कर दिया था शेख हसीना को अपने शरण देने की, और यूएस का इनडायरेक्ट तरीके से नाम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आ रहा है, तो अगर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का निर्णय तो हमारे कूटनीतिक डोभाल साहब और जयशंकर जी और नरेंद्र मोदी जी लेंगे, लेकिन हमारा तो ये है, कांग्रेस का रुख ये है कि इसका जो है कोई सॉल्यूशन इस तरह से निकल जाए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, आपके रिश्ते भी बने रहें और आपकी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में थूथू भी ना हो। तो कांग्रेस ने तो अपनी स्थिति स्पष्ट कर रखी है। और चूंकि जहां इस तरह के मामले होते हैं, जब श्रीलंका का मामला था आपने देखा, चूंकि खास करके बांग्लादेश जब पूर्वी पाकिस्तान को तोड़कर 1970 में उनके लोहे श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इसको तोड़कर और अटैक कर बांग्लादेश की स्थापना की थी, तो इससे और भी विशेष लगाव ये हो जाता है हिंदुस्तान के लोगों को कि एक तो एडजॉइनिंग कंट्री है ये हमारे कंट्री के, और हमारे रिश्ते बहुत अच्छे। अभी पीछे देखा भी होगा कि प्रधानमंत्री साहब को वहाँ का सर्वोच्च सम्मान भी मिला था और गए थे। तो निर्णय तो देखिए, मेरी राय से और आपकी राय से कुछ हल नहीं हो सकता। मैंने जो अपनी राय है और पार्टी की राय है वो मैं बता रहा हूँ। बाकी पार्टी की राय तो हमारे बड़े नेता राहुल जी, जयराम रमेश जी, सोनिया जी या और पॉलिसी निर्धारण करने वाले लोग बताएंगे कि क्या है स्टैंड है उनका ऑफिशियल। लेकिन हमने कहा कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे जी। ये हमारा क्या संजीव जी ऐसा कोई तरीका हो सकता है, क्योंकि शेख हसीना का भारत में रहना ये हम देख रहे हैं कि भारत के लिए थोड़ा सा एक असहज स्थिति को भी पैदा करता है, क्योंकि हमें बांग्लादेश की जो वर्तमान इंटरिम सरकार होगी या आने वाले समय में जो भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट होंगे वहां भी रिश्तों को मजबूत बनाए रखना है, और कुर्सी जब तक है तब तक है, उसके बाद में निजी संबंध अपनी जगह है और स्टेट का जो एक हेड है उनकी स्थिति अलग है। हालांकि आपको याद होगा कल हम बात कर रहे थे तो हमने ये भी बात की थी कि हो सकता है कि हालात दोबारा सामान्य हो जाएं या स्थितियां वही बन जाएं एक बार फिर शेख हसीना के लिए। तो दोनों ही तरीके से सोचना पड़ेगा हमको। देखिए, भारत के द्वारा बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को पूरी मदद दी जा रही है और भारत अपना जो बेस्ट पॉसिबल सपोर्ट है उन्हें प्रोवाइड करा रहा है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि बांग्लादेश के अंदर उनके विरुद्ध जिस तरीके की साजिशें रची गई और जिस तरीके का उनके विरुद्ध वातावरण तैयार किया गया है, और उसमें जाहिर है कि जो अतिवादी, आतंकवादी, विस्तारवादी जो ताकतें उसमें इन्वॉल्व हैं, ऐसे में उनके ऊपर जाहिर है कि उनकी स्थितियां काफ़ी विकट हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि भारत की सरकार उन्हें इस स्थिति में भी अपना पूरा समर्थन, पूरा सहयोग देगी, और जो भी जहाँ कहीं भी अपना अगला प्रवास करना चाहेंगी भारत उसमें उनको सहयोग देगा। यदि वो भारत में भी रहने की इच्छा जताती हैं तो प्रवीण जी, भारत एक बेहद सशक्त और मजबूत राष्ट्र है। भारत इस बात को जानता है कि उनके विरुद्ध एक बड़ी साजिश रची गई है और ये साजिशकर्ता अतिवादी, आतंकवादी जो तत्व हैं, विदेशी ताकतें हैं, उसमें इन्वॉल्व हैं। तो ऐसे में भारत की सरकार, शेख हसीना यदि वो भारत में भी रहना चाहती हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि भारत की सरकार को इस संदर्भ में जो है सकारात्मक तरीके से विचार करना चाहिए, उन्हें भारत में
जितना भी लंबा समय हालांकि तक वो रहना ये चाहें, देखिए, ये सवाल तो कोई चाहिए। बहुत गहरा सवाल नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको याद होगा कि हम बात कर रहे थे कि अभी तक किसी भी ऑफिशियल या हम एनएसए अजीत डोभाल जी को छोड़ दिया जाए, वही रिसीव करने गए थे, उन्होंने ही सारी यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं उनको देखा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि विदेश मंत्री हो या कोई भी हो, अन्य कोई भी लोग मिलने के लिए नहीं गए। तो ये क्या एक सतर्कता को, एक असहजता की स्थिति को बताता है, जो मैं कह रहा था? जी जी, देखिए, भारत सरकार एक संतुलनकारी अप्रोच के साथ कार्य कर रही है। और भारत की, आप जानते हैं, विदेश नीति में हम विवेकपूर्ण तरीके से, प्रूडेंस का इस्तेमाल करते हुए, बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से अपने आप को संचालित करते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि भारत की सरकार जो शेख हसीना के साथ भी अपने संपर्कों को बनाए रख रही है, और वहीं दूसरी तरफ हमारे विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने आज जो राज्यसभा में अपना बयान दिया है, उसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि वो बांग्लादेश की अथॉरिटीज के साथ लगातार संपर्क में है। और भारत को, जैसा कि हम डिस्कस कल कर रहे थे, कि अपने प्रोएक्टिव एंगेजमेंट्स को लगातार बनाए रखना होगा, चाहे वो वहाँ का कोई मिलिट्री लीडरशिप हो, या इवन कोई इंटरिम सरकार बनती है, या भविष्य में कोई विपक्षी पार्टी भी सत्ता में आती है, तो उनके साथ भारत को अपने संपर्कों को बनाए रखना होगा। आपने देखा कि किस तरीके से भारत की सरकार म्यांमार के सभी घटकों के साथ, सभी जो राइवल फैक्शंस हैं, सभी के साथ भारत के संपर्क हैं। और इसी तरीके की जो नीतियां भारत श्रीलंका के परिप्रेक्ष्य में भी भारत ने अडॉप्ट की थी। तो ये भारत का जो सभी के साथ एंगेज करके चलने का जो एक रुख रहता है, वो जाहिर है कि एक सबसे अच्छा और बेस्ट पॉसिबल अप्रोच हो सकता है। शेख हसीना को हमने मदद दी, स्वयं श्री अजीत डोभाल, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ने उनको रिसीव किया, और ये जाहिर है कि ये स्पष्ट संकेत था कि भारत की सरकार उन्हें पूरा मदद दे रही है। लेकिन एट द सेम टाइम जो वहाँ के बांग्लादेश के जो मिलिट्री लीडरशिप है, जो अन्य जो वहाँ पर जिम्मेदार लीडरशिप है, सभी के साथ भारत अपने संपर्कों को बनाए हुए है, आगे भी बनाए रखेगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि स्थितियां अभी असामान्य हैं, अराजक हैं, हिंसक हैं, लेकिन जैसे जैसे स्थितियां सामान्य होंगी, वैसे वैसे जो है भारत के द्वारा ये जो अप्रोच अडॉप्ट किया गया है, उसको वहाँ के सभी जो दल हैं उसको समझेंगे। और मेरा ऐसा मानना है कि भारत के प्रति उनके जो रुख में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, डिस्पाइट द फैक्ट कि शेख हसीना भारत में है या भारत ने उनकी मदद की है। जी देखिए, आज हम लोग जो टॉपिक जिस पर बात कर रहे हो चल भी रही है, इस पर हम सब लोगों की सीमाएं हैं बोलने के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा मसला है जिस पर बड़े हायर लेवल पर कोई चीज़ें तय होगी। अनिरुद्ध जी, इसलिए मैं कई चीज़ें सोच रहा था, फिर मुझे पता है कि आपकी भी एक प्रवक्ता के नाते कई सीमाएं होंगी कई विषयों पर बोलने की, लेकिन फिर भी एक जो अजय जी ने सवाल उठाया था वो बड़ा महत्वपूर्ण है, और दर्शक जानना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं तो वो इस पर अवश्य कुछ कहें कि जो हिंदू वहां पर हैं उनको निकालने के लिए सरकार किस तरह के कदम उठा सकती है। और भारत का अच्छा खासा दखल रहा है बांग्लादेश की सियासत में, और बांग्लादेश के ऐसे हिंदू भारत की तरफ हमेशा देखते भी हैं कि भारत उनका सहयोग करेगा, या भारत की तरफ एक आशा की दृष्टि से देखते हैं। क्या किया जा सकता है थोड़ा सा, हालांकि ये हायर लेवल पर होगा, मैंने पहले ही इसकी भूमिका बांध दी, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा सा आप बताएं आपका स्टैंड क्या है। देखिए, वर्तमान सरकार का सबसे जो महत्वपूर्ण तीन बिंदुओं पर है, आऊंगा मैं अजय जी, आऊंगा। अनिरुद्ध जी बात कर लें जी। जो वहां पे अल्पसंख्यक हों, अभी वर्तमान में वो सुरक्षित कैसे रहें, चाहे कूटनीतिक रास्ता अपनाया जाए, जो भी है, कई चीजें होती, डिबेट में नहीं बोला जाता है, और या किस तरीके से उनकी सुरक्षा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जो भारतीय अभी बच्चे हैं और फंसे हैं वहां पे, उनको सुरक्षित कैसे निकालकर भारत भूमि पर लाया जाए। तीसरा, अवैध घुसपैठ भारत के अंदर, वहां उनके नाम पर, शरणार्थी के नाम पर भारत के अंदर न हो, जो इमीडिएट इफेक्ट से ये करना है। तीसरा शेख हसीना जी का है, जब वहां पे हालात बिगड़े, उन्होंने भारत आने का परमिशन मांगा, भारत सरकार ने उन्हें परमिशन दे दिया। कब, कहां, कैसे उनको जाना है, ये वो अपना निर्णय लेंगी, उनके निर्णय में भारत सरकार उनके साथ रहेगा। हमने तो शरणार्थियों को यहाँ पर बकायदा कानून बनाया गया, आपको याद ही होगा, उसकी क्या डिटेल में जाए, कितना हम कितना उसके ऊपर बात कर चुके हैं। तो आपको लगता है कि अभी जो हालात, हालांकि सबको अकोमोडेट करना भी संभव नहीं है, ये ठीक है, एक समय पर इंटरनल पॉलिटिक्स में मुद्दा उठाया जा सकता है, लेकिन अभी बांग्लादेश की इतनी बड़ी तादाद की सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने माथे पर लेना, ये बहुत बड़ी चुनौती है। प्रवीण जी, अगर कहा जाए तो यही सब देख के कानून बना था, ठीक है, कितने लोग आते हैं, क्या होता, वो भविष्य के गर्त में है। लेकिन जो पाकिस्तान के हालात हैं,
जो बांग्लादेश के हालात हैं, वहां पे अफगानिस्तान के अंदर जो हालात थे अभी, कि वहां पे किस तरीके से 32% पॉपुलेशन थी जब बांग्लादेश बना 1971 में, और लगभग 8% के आसपास आज पॉपुलेशन हो गई। जब पाकिस्तान 1947 में बटा कितने परसेंट पॉपुलेशन थी, आज घटते घटते या तो वहां कन्वर्जन हुआ या वहां जबरदस्ती लोगों को मार डाला गया या लोग वहां से भाग के चले गए। तो वो अलग विषय है कि क्या स्थिति, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी है सरकार की कि अभी वहां जो अल्पसंख्यक हैं वो सुरक्षित रहें, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है। दूसरी जिम्मेदारी ये है कि जो भारत के फंसे लोग हैं वहां पे बच्चे, ठीक है, आपने कहा उनको इवैक्यूएट कराना, ये एक बड़ी जिम्मेदारी। अजय जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैं देवनाथ जी के पास जाऊं उससे पहले आप अपनी बात को पूरा करें। देखिए, मैं ये कह रहा था कि विचार तो झोंपड़ी से भी लिए जा सकते हैं, वो भी कामयाब होते हैं, और महलों के बेकार हो जाते हैं, तो सबसे विचार लेने चाहिए। और दूसरा मैं कह रहा हूँ कुछ ऐसी चीजें ना हो, जैसे मणिपुर के मामले में आपको मालूम हो कि वहाँ मेरे ख्याल से 28-30 लाख के करीब आबादी, और मणिपुर के सीएम किस तरह का बयान दे रहे हैं कि साहब हमारे यहाँ 30 लाख की आबादी में 10 लाख इतना, क्योंकि वो मुसलमान था इसलिए नहीं बोल पाए, ट्वीट नहीं कर पाई। वो लड़का भाई एक सेकंड, मैं आपके बीच में नहीं बोला कि 10 लाख साहब हमारे यहाँ मई में आर्टिकल लिखा था, 10 लाख का मतलब ये होता है बांग्लादेश का आर्टिकल आपने पेपर में लिखा था। कैसे आप डबल इंजन की सरकार है, 32 लाख में 10 लाख कैसे घुसपैठी हो जाएंगे? जून में वहां स्थिति नहीं, आप सुन लीजिए, तो झूठ, देखिए झूठ बोलने से कोई नतीजा नहीं है। सरकार को जो, अरे फिर आप बहस कर रहे हैं इस सेंसिटिव मुद्दे पर, आपको बेचैनी बहुत है। आपसे सत्तर नहीं कर पाए क्योंकि मोहित खान ने बलात्कारी सुनाया था कि मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरों के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। बता रहा हूँ कि झूठ मत बोलिए, जो करना है उसके फोटो सेशन मत करिए। ठीक है, एक एक करके अनिरुद्ध जी सुन लेते हैं। एक पॉइंट है, मैं इनके बीच में नहीं बोला, ठीक है, जबरदस्ती बेचैन हो रहे हैं भाई, नहीं बेचैन हो रहे हैं ये। ठीक है अनिरुद्ध जी, एक बेचैन क्यों नहीं होंगे? नहीं तो ब्राव अपने टाइम पे बोलिए, ये गलत। आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? रुक जाइए अनिरुद्ध जी, आप क्या हो, हमें सब पता है। तुम कानून का विरोध करते हो, कितना प्रोपेगेंडा फैलाते हो आप हिटलर के प्रचार की तरह कितना प्रोपेगेंडा। ठीक है अजय जी, ये फिर भटक जाएंगे, हम अपनी बात पूरी कर दीजिए। तो छोड़ो, इन सबको बीच में ना बोले, अपनी सीमाओं में बात करें। मैं इनके बीच में नहीं बोलता तो ऐसी डिबेट अच्छी नहीं लगती। जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं, आप अपनी उस पर मत दिखाइए कि। तो मैं कह रहा हूं कि संजीव श्रीवास्तव जी भी हैं, कैप्टन साहब भी हैं, क्या 28 और 30 लाख में 10 लाख घुसपैठी आ जाएंगे? और प्रदेश के सीएम को ये भी नहीं पता चलेगा कि घुसपैठी कौन सी 16 जिलों में से हो रहे हैं, कहां से हो रहे हैं? तो झूठ का प्रोपेगेंडा मत। ठीक है, चलिए इस पर हम बात करेंगे। सरकार को जो करना है वो करे और लाए दिखाए, तो ये लगता है कि हाँ ईमानदार। अभी तो आपका अगर वर्ल्ड वाइड पॉलिटिक्स में देखेंगे, भाषण देना और लोगों को भड़काना और चीज होता है। 196 कंट्रियों में से 97 तो मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री है और बाकी क्रिश्चियन डोमिनेटेड कंट्री है, और एक भी हिंदू डोमिनेटेड कंट्री संसार में नहीं है। देखिए मेरे पास भी बहुत मुद्दे हैं, मैं चीन पे जा सकता हूं, मैं भी बहुत पीपुल्स पार्टी के साथ में पॉलिटिकली प्रवक्ता होने के नाते आप लोगों के पास में मुद्दे रहते हैं, आपकी बहस जो है वो लंबी जाएगी। लेकिन जैसा खुद अजय जी कह रहे हैं कि ग्रुप कैप्टन साहब हैं, संजीव जी हैं, तो थोड़ा सा और कुछ विषयों को भी समझ लेते हैं। देवनाथ जी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय, हालांकि हमारी आंतरिक राजनीति में ये मुद्दे उठते रहेंगे और ये ठीक है, ये बहुत लंबे समय से चलते रहे, लेकिन अगर जियो पॉलिटिकल सिनेरियो को बड़े स्तर पर अगर इन चीजों को देखा जाए तो आपको लगता है कि सचमुच में अकोमोडेट करना या कहीं के भी हिंदुओं की, वो बांग्लादेश के हों या कहीं के, इन हिंदुओं की रक्षा करना ये भारत के लिए कितना संभव दिखाई? ये मैं बार बार इसलिए जानना चाह रहा हूं क्योंकि आज का बड़ा मुद्दा यही है कि यहां पर हिंदुओं के साथ में हिंसा की जो तस्वीरें आ रही हैं, मंदिरों को वेंडलाइज करने की, तोड़फोड़ करने की जो वीडियोस आ रहे हैं, वो बड़े चिंताजनक हैं। तो ये क्या हम कर सकते हैं और हमारा स्टैंड, सेना का स्टैंड किस तरह का रहा है? सेना किस तरह की कार्रवाई कर सकती है? जहाँ तक बांग्लादेश की मिलिट्री की बात है, मैं बता दूं कि वो लोग काफ़ी सेकुलर पॉलिसीज़ में यकीन करते हैं। वो लोग एक्सट्रीम रिलीजियस जो धड़ा है उस तरफ नहीं झुके हैं। अब बांग्लादेश की मिलिट्री डेफिनेटली कोशिश करेगी सिचुएशन को अंडर कंट्रोल लाने के लिए, लेकिन आज सुबह से ऐसी खबरें आ रही हैं कि वहाँ उन्होंने स्ट्रिक्ट ऑर्डर पास कर दिए कि किसी भी हालत पर प्रदर्शनकारियों पर या दंगाइयों पर गोली नहीं चलानी है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर गोली चल जाएगी तो फिर बांग्लादेश की जो आवाम है, ये जो सड़क पर जो गुंडाई हैं, अराजकता वाले तत्व हैं, ये फिर आर्मी के खिलाफ भी हो जाएंगे। तो फिलहाल आर्मी जो है सभी धड़ों का अपने में कॉन्फिडेंस बनाए रखना चाहती है। देखिए, जहाँ तक भारत में हमारी चिंता है,
हमने हमेशा कोशिश की है कि हिंदुओं को किसी भी देश में बचाया जाए। हमने यूक्रेन से अपने बच्चों को वापस लाए, कोरोना काल में अबू धाबी कतार से अपने बच्चों को लाए, सूडान क्राइसिस में हमने भारतीयों को वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया। यहाँ पे भी बांग्लादेश में भी जो हमारे बच्चे या भारतीय नागरिक हैं जो पासपोर्ट होल्डर्स हैं, उनको फिलहाल कह दिया गया है कि आप अपने घरों में रहिए, हॉस्टल के अंदर रहिए, अपने होटल के अंदर रहिए, बाहर मत निकलिए, और एक समय आएगा हम लोग उनको बाहर निकाल लेंगे। हाँ, भारतीय मूल के हमने तो पहले, जैसे हम इजराइल में ही हमने देखा था कि दोस्त होने के बावजूद वहां से हमने भारतीयों को इवैक्यूएट किया, और जो हमारे छात्र थे यूक्रेन में उनको लेकर यहाँ से छात्र आ जाएंगे, भारतीय मूल के लोग आ जाएंगे। हम बात कर रहे हैं उन अल्पसंख्यकों की जो बांग्लादेश के नागरिक हैं, वहीं के निवासी हैं। देखिए 1,30,00,000 हिंदू अगर वहां पर हैं तो सभी तो भारत नहीं आना चाहेंगे, क्योंकि वहां पर आर्मी बहुत जल्दी सिचुएशन को कंट्रोल में ले आएगी। इनमें से मैं मानता हूं कि कुछ हजार या दसियों हजार, 10, 20, 30 हजार अगर भारत में आना चाहते हैं तो वो भारत में टेम्पररी आएंगे, क्योंकि उन सबका घर, मकान, बिजनेस, जमीन बांग्लादेश में ही है। तो इनमें से जो भारत में आना चाहते हैं हिंदू रिफ्यूजी बनकर, टेम्पररी शेल्टर्स उनको भारत सरकार को देना चाहिए। विदेश मंत्रालय को ये नीति तय करके बीएसएफ को बताना पड़ेगा। तो जो हिंदू हैं, हमने अफगानिस्तान से जैसे किया कि जब वहाँ से अफगानिस्तान में तालिबान सडनली आ गई, तो वहाँ से जो सिख या हिंदू पलायन करके आए, किसी भी रूट से आए हों, सबको भारत में एक जगह पे शेल्टर दी गई। अब आस्ते आस्ते उनको भविष्य में भारत में अलग अलग, ठीक है, ये हालात पर डिपेंड करता है कि उन लोगों को कितनी जरूरत महसूस हो रही। संजीव जी को मैं इसलिए लाना चाहता हूं क्योंकि ग्राफिक्स जो हम चला रहे हैं बड़ा इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है कि इस ग्राफिक्स के साथ में संजीव जी, आप हमारे 8 पड़ोसी हैं जिसमें 3 दोस्त हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है, और ये हमारे लिए एक चिंता की वजह इसलिए भी बनता है क्योंकि चाइना जो है उसका पूरा ध्यान इस पर रहता है कि क्योंकि भारत को अगर हम बड़े सिनेरियो में देखें तो हम रूस को भी साध रहे हैं, रशिया को भी साधा, अमेरिका को भी हम साध के चल रहे हैं, दोनों ही हमारे साथ में अच्छे रिलेशन में दिखाई देते हैं। यहां चीन को परेशानी होती है, चीन भी हमसे बहुत ज्यादा टसल में नहीं रहना चाहता है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि उसके अपने कूटनीति होती है जिसकी तरीके से वो घेरने की कोशिश करता है। और ये अगर 8 में से 5 जो है परेशानी का सबब हैं, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं चाइना दिखाई पड़ता है। इन हालात से क्या हम उबर पाएंगे, और अगर नहीं उबरते हैं और ये हालात ऐसे बने रहते हैं तो इसका सीधा असर हमारी इकोनॉमिकल ग्रोथ पर भी पड़ता है। देखिए, निसंदेह चाइना भारत के छोटे पड़ोसी राष्ट्रों के माध्यम से लगातार घेरने की कोशिश कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाइना अपने जो औपनिवेशिक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत लगातार वो डेट ट्रैप, कर्ज का जाल बिछा रहा है, उसमें पड़ोसी राष्ट्रों को फंसाने की कोशिश करता है। वहां के घरेलू राजनीति में वो अपना इंटरवेंशन करता है और उनको वहां पर अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करता है। उसकी मंशा, जाहिर है कि चाइना की मंशा विस्तारवादी, उपनिवेशवादी मंशा है, और उसकी वजह से भारत के लिए चुनौतियां हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो भारत की जो सरकार है, उसका जो नेबरहुड को लेकर के जो एक प्राथमिकता वाला अप्रोच है, जिसको कि हम कहते हैं नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, उसके तहत भारत की जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व की सरकार है, वो सभी पड़ोसी राष्ट्रों के साथ अपने जो है संबंधों को बनाए रखना चाहती है। ऑब्वियसली जो पाकिस्तान वो एक अपवाद है, चाइना की जो चुनौती और उसका जो विषय है बिल्कुल अलग अलग तरीके का विषय है। लेकिन जो अन्य छोटे पड़ोसी राष्ट्र हैं, जहां कहीं भी चाइना अपनी साजिशें रच रहा है पाकिस्तान के अलावा, उनके साथ भारत प्रोएक्टिव एंगेजमेंट करते हुए चाइना के प्रभाव को वो काउंटर करने की और उस पर लगाम लगाने की कोशिश कर रहा है। आपने श्रीलंका में देखा कि श्रीलंका में जो संकट आया उसमें चाइना का बहुत बड़ा योगदान था, और श्रीलंका को डेट ट्रैप में फंसाने की जो उसकी साजिश थी उसमें श्रीलंका बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ था। लेकिन भारत ने उस आर्थिक संकट में सबसे बड़ी मदद श्रीलंका को दी, और जिसका कि परिणाम ये हुआ कि जो श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे हैं, वो भारत के प्रति जो बहुत ही ज्यादा उनका आभार व्यक्त करते हैं, भारत के प्रति अपनी ग्रेटिट्यूड को व्यक्त समय समय पर करते हैं। यहाँ तक कि अभी आप देख रहे हैं कि मालदीव्स में भी जो इंडिया आउट का कैंपेन चला करके मोइजू जब सत्ता में आए, उसके बाद से उन्होंने भारत के खिलाफ कई स्टेप्स लेने शुरू किए। लेकिन भारत की सरकार का जो सकारात्मक एंगेजमेंट को बना के रखने का जो रुख रहा, उसका ये परिणाम ये हो रहा है कि मोइजू अब भारत को थैंक्स कह रहे हैं, और ये भारत को वेलकम इंडिया करके एक कैंपेन, वो शपथ ग्रहण समारोह में भी आए, ये भी एक बड़ा मूव था, मुझे भी बड़ी खुशी हुई थी मोइजू को देख में भी आए। जी। तो ये जो भारत की जो जिम्मेदारी भरी संतुलित विदेश नीति, बुद्धिमत्तापूर्ण विदेश नीति है,
उसका वो चाइना की सबसे बड़ी काट है। और मेरा ऐसा मानना है कि चाहे वो भारत हो, चाहे आज विश्व का बड़े से बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र हो, आपने वो चाइना की चुनौती काफी को अच्छे समझता से इस पूरे मामले पर प्रकाश डाला। अनिरुद्ध जी, मैं थोड़ा पार्टी की तरफ से भी आपका रुख चाहूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसमें कोई दो राय नहीं कि अमेरिका, रशिया बड़ी बड़ी और खासतौर पर एस जयशंकर साहब के आने के बाद, क्योंकि उनकी विदेश नीति की जो समझ है वो बड़ी गहरी रही। आऊंगा अजय जी मैं आपके पास भी, लेकिन ये जो पड़ोसी मुल्क हैं इनके साथ हमारे रिलेशंस में जो तनाव रहा, या चाइना जो भी चाहता है, उसके जो भी नापाक इरादे रहे हैं, उसमें बहुत हद तक वो कामयाब हो जाता है यहां की सरकारों को अस्थिर करके या यहां पर कब्जा जमा के बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल जैसे हालात बनाकर। इसको लेकर भारत की पॉलिसी क्या है और इसको लेकर हम कितने तैयार हैं? देखिए, अभी संजीव जी ने बहुत अच्छे से एलिब्रेट किया हम लोगों को समझाने के लिए कि किस तरीके से भारत की जो पॉलिसी है वो विदेश नीति की जो इनका है, ये 2014 के बाद आप देखिएगा जब शपथ ग्रहण था तो मोदी जी ने सबको इनवाइट किया उसमें कि भैया हम आपके साथ हाथ मिला के चलना चाहते हैं, हम आपके साथ अच्छा संबंध रखना चाहते हैं, लेकिन अगर आप हमको छेड़ोगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। वो रूस के साथ भी तेल लेते हैं, अमेरिका के साथ दोस्ती करते हैं, चाइना को बता देते हैं, उनकी औकात बता देते हैं। पाकिस्तान के साथ दोस्ती करने का एक रहता कि भाई चलो हम हमारे आप पड़ोसी हैं, पड़ोसी को बदला नहीं जा सकता है, लेकिन वो अपनी हरकतों से पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। ठीक है, भारत का मजबूत स्टैंड कायम है। भारत अपने स्वाभिमान से, अपनी स्वाधीनता से, अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करता। भारत अपने आप को ताकतवर बनाए हुए। अजय जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? शो को खत्म कर रहा हूं इसलिए संक्षेप में अपनी बात को बस नहीं, मैं संक्षेप में इसलिए कहना चाह रहा था कि प्रवक्ता बीजेपी के ज्ञानी बैठे हैं, बिना गूगल देखे 2-3 चीजों का जवाब दे दें, फिर क्या करेंगे? बांग्लादेश में कितने जिले और कितने वहां हिंदू मंदिर हैं जिन्हें बचाने की संकल्प लेंगे? दूसरा, बांग्लादेश की आबादी कितनी और महिला अब ये आप लोग तो पर्सनल हो जाते हैं, मेरे पास इतना समय भी नहीं है कि अभी आप बता दो अगर ज्ञानवान है। ठीक है, थोड़ा सा दर्शकों को भी मजा आता है आप लोगों की ये नोक जोक सुनने में। अपनी जात नहीं पता है, वो जिले क्या बता पाएंगे? ठीक है, छोड़ दीजिए, लंबा चला जाएगा। अपनी जात नहीं बता पा रहे हैं। ठीक है, संजीव जी आपका बहुत धन्यवाद, अनिरुद्ध जी आपका धन्यवाद, अजय जी आपका धन्यवाद, और ग्रुप कैप्टन देवनाथ जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद लगातार चर्चा में बने रहने के लिए। खतरे में बांग्लादेशी हिंदू, अब भारत इसको लेकर क्या स्टैंड लेता है, क्या कदम उठाता है, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इसको लेकर चिंता जाहिर की गई है। इसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकते हैं और अभी ये बड़ा संवेदनशील मौका चल रहा है। भारत नजर बनाए हुए है, इंटरिम गवर्नमेंट जो है उनके साथ भी संपर्क में लगातार है, और यहां पर सबसे पहले तो जो हमारे छात्र और भारतीय मूल के लोग हैं उनको निकालना सेफली, ये एक सबसे बड़ा मकसद है, और उसके बाद में यहां पर जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना भी हमारे लिए एक बड़ा संकल्प रहने वाला है।